जय हिंद फ्रेंड, डायरेक्ट एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल में आप सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, ये हिस्ट्री की जो श्रृंखला चल रही थी उसमें एक वीडियो और आप लोग के साथ लेके आए हैं, तो देखिएगा आगे। आप लोग से रिक्वेस्ट है फ्रेंड, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड, आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिएगा और वीडियो को अंत तक पूरा अवश्य देखें। चलिए चलते हैं। तो अभी तक हमने देखा इलाहाबाद की द्वितीय संधि हो गई थी और इलाहाबाद की द्वितीय संधि के बाद अब हम आते हैं बनारस की संधि। अगर बनारस की संधि की बात की जाए तो बनारस की संधि किसके बीच हुई है ये देखना है। बनारस की संधि की शर्तें क्या हैं और इसके परिणाम क्या हुए और आगे के इतिहास को हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिएगा, शुजाउद्दौला और वारेन हेस्टिंग्स के मध्य बनारस की संधि हुई। शुजाउद्दौला, एक शख्स शुजाउद्दौला है और दूसरा वारेन हेस्टिंग्स है। इन दोनों के बीच संधि होती है। शुजाउद्दौला कौन रहता है? तो शुजाउद्दौला अवध का नवाब रहता है। तो अवध के नवाब और वारेन हेस्टिंग्स के मध्य संधि हो गई है, बनारस की संधि। अब इसमें शर्त क्या रखी गई हैं? शर्त ये है, पहला, इलाहाबाद व कड़ा को नवाब को 50 लाख रुपए में बेच दिया गया। जो पहले अवध का हिस्सा था इलाहाबाद और कड़ा, प्रथम इलाहाबाद की संधि के माध्यम से जो अवध से ले लिया गया था, फिर से उसे अवध को ही बेचा जा रहा है और कितने में? 50 लाख रुपए में। आप लोग देखिएगा, अंग्रेज का यही मोटो रहता था, वो पैसा कैसे कमाते थे अपने देश में। पहले इलाहाबाद और कड़ा को अवध से ले लिए और दे दिए किसे? मुगल सम्राट को। फिर मुगल सम्राट से पैसा लिए और फिर मुगल सम्राट से फिर इसे दे रहे हैं किसको? अवध को। फिर अवध से पैसा ले रहे हैं। मतलब समझ रहे हैं ना, अपने ही देश का भाग अपने ही देश में बेच रहे हैं, अपने ही लोगों को बेच रहे हैं और पैसा वो ले रहे हैं। इसका पूरा फायदा वो उठा रहे हैं। तो यही होता था कि इलाहाबाद के प्रथम संधि के बाद जो अवध से लेकर मुगल सम्राट को दे दिए थे, वही अब जाके फिर से मुगल सम्राट से लेकर फिर से इलाहाबाद के शुजाउद्दौला जो हैं अवध के नवाब उन्हें दे रहे हैं और 50 लाख रुपए का इसमें उनसे इसका मांग कर रहे हैं और 50 लाख रुपए के फ़ायदा भी कमा रहे हैं। अगले देखते हैं इनके आगे की क्या बात हुई। ये सब स्थिति बनती रही, संधि होती रहे, शर्तें रखते रहे। इसी बीच हमारे देश में छोटे छोटे राज्यों का उदय होना शुरू हुआ और ये जो छोटे छोटे राज्यों का उदय हो रहा है, ये कहाँ से हो रहा है? 1724 का समय है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे छोटे राज्यों में उदय का, तो हैदराबाद का नाम आता है। हैदराबाद जो पहले केंद्रीय शक्ति दिल्ली के अधीन था, लेकिन धीरे धीरे वो अपने आप को एक अलग अस्तित्व में लाया और एक अलग शक्ति बनाया, एक अलग राज्य बनाया और वो अपने हिसाब से चलाया। अब इसमें देखिएगा किसने कैसे अलग हुआ है, कौन इसके संस्थापक है, कैसे इसकी स्थापना हुई है। तो इसमें पहले आप लोग देखिएगा, संस्थापक निजामुल मुल्क जो हैं ये इसके संस्थापक हैं। अब ये निजामुल मुल्क कौन है और ये कैसे संस्थापक हो गए हैदराबाद के? तो जो निजामुल मुल्क हैं ये औरंगजेब के समय में निजाम थे, निजामुल मुल्क, और ये नवाब थे और ये बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते थे केंद्र में। किसके साथ? औरंगजेब के साथ। हुआ क्या कि 1724 में इनकी अवहेलना होने लगी, इनकी बातें लोग नहीं मानते थे। जबकि समझिएगा ये वजीर था और इसको काम करने में लोग बैधान डालने लगे, दिल्ली के लोग, वहाँ के जो और भी लोग थे। तो ये धीरे धीरे अपने आप को वहाँ से अलग करना शुरू किया और ये आया हैदराबाद। हैदराबाद अपनी एक नई संस्था बनाई, वहाँ पे इसने एक नए वंश की स्थापना की है जिसे क्या कहते हैं? आसफ जाही वंश। आप लोग ध्यान दीजिएगा, आसफ जाही वंश की नींव किसने डाली? तो आसफ जाही वंश की नींव डाली है निज़ामुल मुल्क, जो पहले वजीर था। अब जब निज़ामुल मुल्क वजीर हो रहते हुए यहाँ पे हैदराबाद में आके एक वंश की स्थापना की, आसफ जाही वंश। फिर आसफ जाही वंश के बाद उसके उत्तराधिकारी जो होते रहे वही हैदराबाद के आगे चल के निज़ाम कहलाए। जो आसफ जाही वंश थे वही निज़ाम कहलाए। ठीक। फिर उसके बाद आप लोग देखिएगा 1748 में निज़ाम की मृत्यु हो गई। भाई, निज़ाम की मृत्यु हो गई 1748 में। फिर उसके बाद जो धीरे धीरे ये हैदराबाद अलग हुआ था, ये फिर से दिल्ली वासियों के हाथों में आ गया और सारी शक्तियाँ फिर से दिल्ली वालों के हाथ में आ गई। फिर से दिल्ली वाले इस पर राज करने लगे। मान्यता तो ऐसी है कि नवाब ने कभी भी अपने आप को दिल्ली से पूर्ण रूप से अलग नहीं माना। वह दिल्ली के अधीन रहते हुए सारे फैसले, मतलब खुल के कभी नहीं कहा कि हम हैदराबाद को दिल्ली से अलग कर रहे हैं और हैदराबाद एक नया राज्य है और उसके नवाब हम हैं, ऐसा कभी उसने खुल के नहीं बोला। लेकिन वो धीरे धीरे अपनी सत्ता वहाँ पे जमाने लगा, वहाँ के नियम अपने बनाने लगा और वहाँ पे अपने डिसीजन लेने लगा। वहाँ के युद्ध, वहाँ के
जो और भी वाहदा होते थे वो सब बांटने लगा और सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। फिर जब 1748 में निज़ाम की मृत्यु हो गई तो हैदराबाद प्रथम राज्य बना। फिर धीरे धीरे ये दिल्ली के हाथों में आ गया और दिल्ली कमज़ोर होती गई। लेकिन इसी बीच क्या हुआ, 1798 में बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करके आश्रित सेना, सहायक संधि स्वीकार होती थी, आश्रित सेना बनती थी, आप लोग ये तो जानते ही हैं। तो आश्रित सेना रखने वाला और सहायक संधि पे साइन करने वाला सबसे पहला राज्य कौन बना, हैदराबाद बना, दिल्ली वासियों के चलते। फिर यहाँ पे देखिएगा कैसे कैसे धीरे धीरे हैदराबाद कमज़ोर हो गया। फिर यहाँ से कर्नाटक का उदय कैसे होता है ये देखने वाली बात है। कर्नाटक का उदय, जिस प्रकार दिल्ली के अधीन रहते हुए निज़ाम ने अपने आप को कभी भी अलग नहीं किया लेकिन एक हैदराबाद राज्य बना दिया दक्कन के क्षेत्रों में, उसी तरह कर्नाटक का भी कुछ उसी तरह से उदय होता है। और इसमें होता क्या है कि निज़ाम के अधीन रहते हुए कर्नाटक के नायब सूबेदार कर्नाटक का नवाब बन गया। उनके अधीन रहा लेकिन नायब सूबेदार के पद पे रहा। जो पोस्ट थी नायब सूबेदार कर्नाटक में, उसके पोस्ट पे जो रहा उसने धीरे धीरे अपने आप को नवाब बना डाला। फिर हुआ क्या, निज़ाम के मंजूरी के बिना उसने अपने भतीजे, निज़ाम के बिना मंजूरी लिए उसने अपने भतीजे को क्या बना दिया, उत्तराधिकारी बना दिया अपने बाद। और उसके भतीजे का नाम क्या था, दोस्त अली। ये सब कर कौन रहा है ये बात भी ध्यान दीजिएगा आप लोग। साउदउल्ला खां है, साउदतुल्ला खां जो है वो ये सब कर रहा है। कर्नाटक का पहले सूबेदार था, फिर उसके बाद धीरे धीरे कर्नाटक में अपनी सत्ता स्थापित की और कर्नाटक के नवाब के रूप में अपने भतीजे दोस्त अली को बैठा दिया। और उसने ये घोषित कर दिया कि ये गद्दी जो है अब वंशानुगत रहेगी। कर्नाटक की गद्दी को वंशानुगत बना दिया और धीरे धीरे आगे चलकर अपने वंश वालों को ही उस गद्दी पर बैठने के लिए रास्ता बना दिया, ऐसा उसने किया। नवाब के लिए बार बार वहाँ पे फिर कर्नाटक में हुआ क्या, नवाबी के लिए बार बार संघर्ष होता रहा और संघर्ष होता रहा, जिसका कारण क्या था, भारतीय राजनीति में यूरोपीय कंपनी और फ्रांसीसियों का हस्तक्षेप बढ़ने लगा। भारतीय राजनीति में यूरोपीय तथा कंपनी का, यूरोपीय लोगों का और फ्रांसीसियों का हस्तक्षेप बढ़ने लगा। जब इन लोग का हस्तक्षेप बढ़ने लगा तो ये लोग अपने हिसाब से डिसीजन लेने लगे और फिर ये लोग अंदर पहुंचने के बाद कर्नाटक में धीरे धीरे युद्ध शुरू होने लगे। कर्नाटक के युद्ध तो कर्नाटक के नाम पे होते थे, सब कर्नाटक के जगह पे होते थे, कर्नाटक के जमी पे युद्ध होते थे, लेकिन ये कर्नाटक के युद्ध नहीं होते थे। ये युद्ध किससे होते थे, अंग्रेज़ों के बीच और फ्रांसीसियों के बीच। समझिएगा आप लोग, इंग्लैंड और फ्रांसीसियों के बीच ये युद्ध होते थे जो कि कर्नाटक के युद्ध के नाम से जाने जाते थे। ये कितने युद्ध हुए हैं, तो ये 3 युद्ध हुए हैं। आप लोग के एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आएगा और कई बार पीसीएस में, आरओ में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कर्नाटक में कितने युद्ध हुए हैं। और यूपीएसआई या फिर यूपी पुलिस में ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कर्नाटक के युद्ध किसके किसके बीच हुए हैं। तो आप लोग देखिएगा कि कर्नाटक के युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच हुए हैं। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच कर्नाटक के युद्ध हुए हैं। आपके यूपी टेट वगैरह में पूछा गया कि प्रथम कर्नाटक युद्ध किसके बीच कब हुआ है, उसका कारण क्या था, कौन सी संधि के साथ वो युद्ध समाप्त हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। और ये आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा दोस्त और शेयर करिएगा, जिससे हम भी आप लोग के लिए इसी तरह से और अच्छे अच्छे वीडियो लेके आ सकें। देखते हैं कर्नाटक का प्रथम युद्ध। बात आती है कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ कब, तो कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ 1746 से लेकर 1748 तक। कितने दिन तक हुआ, 2 साल तक चला, ये 2 ईयर तक ये युद्ध चला। इसके बीच का कारण क्या था, ऑस्ट्रिया में उत्तराधिकार की युद्ध हो रही थी। ऑस्ट्रिया जो कि एक यूरोप का देश है, बहुत छोटा सा देश है, वहाँ पे उत्तराधिकार के लिए युद्ध हो रहा था। कौन वहाँ का उत्तराधिकारी बनेगा, किसके हाथ में वहाँ के राज जाएगी, इसके लिए युद्ध हो रहा था। तो उसी कारण बस कर्नाटक में अंग्रेज और फ्रांसीसी भी लड़ गए, ये बात हुई। फिर उसके बाद इन्होंने संधि भी किया यहाँ पे कर्नाटक युद्ध का। इस संधि को क्या कहते हैं, लाप्लासे की संधि, एक्स लाप्लासे की संधि। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक्स लाप्लासे की संधि 1748 में। कब, 1748 में। 1748 में एक घटना और घटित हुई है, आप लोग बताइएगा। निज़ाम की मृत्यु हुई है 1748 में और उसी समय लाप्लासे का युद्ध भी लाप्लासे की संधि हो रही है 1748 में, प्रथम कर्नाटक युद्ध में। आप लोग ध्यान दीजिएगा, आपका क्वेश्चन यहीं से बनेगा।
प्रथम कर्नाटक की युद्ध कब हुई? 1746 से लेकर 1748 तक। प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद संधि कब हुई? 1748 में संधि होती है। अब प्रथम कर्नाटक युद्ध का परिणाम क्या रहा? इस युद्ध में फ्रांसीसी विजयी रहे, जिससे डुप्ले की महत्वाकांक्षा बढ़ गई। इस युद्ध में फ्रांसीसी विजयी हो जाते हैं। फ्रांसीसी सालों कितना, आप देखिएगा कितनी चालाकी से युद्ध लड़े। न तो इनकी कोई सेना थी, न तो इनका कुछ था, भारतीय सेना थी, भारतीय जमीन पे लड़े, सारे संसाधन भारत के उपयोग किए गए, और विजयी कौन हो रहा है? फ्रांसीसी विजयी हो रहे हैं। यही तो है फोड़ो और राज करो। और महत्वाकांक्षा बढ़ गई किसकी की? डुप्ले की, क्योंकि उस समय डुप्ले ही फ्रांसीसियों का हेड हुआ करता था भारत में, और डुप्ले की महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी। तो आगे चलते हैं, जिसकी महत्वाकांक्षा बढ़ेगी उसकी महत्वाकांक्षा पे कुछ न कुछ चोट भी पहुंचेगा। तो देखिएगा फ्रेंड, अगले वीडियो टॉपिक को क्या है। अगला टॉपिक है आपका द्रुति कर्नाटक युद्ध। द्रुति कर्नाटक युद्ध फिर कब से कब तक होता है? 1749 से 1754 तक। द्रुति कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 तक होता है। जबकि प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ? 1746 से 1748 तक। मतलब एक साल बाद तुरंत 49 में द्रुति कर्नाटक युद्ध भी शुरू हो गया। अब देखिएगा इसका कारण क्या है प्रथम द्रुति कर्नाटक युद्ध का? हैदराबाद तथा कर्नाटक के आंतरिक मामलों में विवाद। हैदराबाद और कर्नाटक, क्योंकि कर्नाटक जो था हैदराबाद से असंवैधानिक तरीके से अलग हुआ था, क्योंकि उसके निज़ाम के बिना ही अलग हुआ था, बिना उसके निज़ाम के कोई बात किए हुए अलग हुआ था। तो इस पे युद्ध होने लगा, और इस युद्ध के बाद अब इनके आंतरिक संघर्ष बढ़ गए, जिसके कारण द्रुति कर्नाटक युद्ध हो गया। द्रुति कर्नाटक युद्ध हो गया। और इसमें संधि कौन सी होती है द्रुति कर्नाटक युद्ध में? तो द्रुति कर्नाटक युद्ध में पांडुचेरी की संधि होती है 1754 में। फ्रेंड आप लोग ध्यान दीजिएगा, जब ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं तो कोई सॉल्व नहीं कर पाते हैं। सबको लगता है बहुत टफ क्वेश्चन आ गया, लेकिन बहुत टफ कुछ होता नहीं है। जो पढ़ा रहता है उसके लिए ईजी रहता है, जो नहीं पढ़ा रहता है उसके लिए बहुत टफ रहता है। द्रुति कर्नाटक के युद्ध में संधि हुई है कौन सी? पांडुचेरी की संधि। कब हुई है? 1754 में। बस यही दो बातें तो आप लोग को ध्यान रखनी है। जब युद्ध समाप्त होगा तभी संधि होगी। तो अगर आपको युद्ध की समाप्ति की डेट पता है तो आपको संधि पता होनी चाहिए, या नहीं भी पता है तो इतना दिमाग लगाएंगे ही आप लोग। देखते हैं परिणाम क्या निकला। द्रुति कर्नाटक युद्ध में परिणाम जो निकला वो हमारे लिए जानने का विषय है, और उसके बारे में देखते हैं। अंग्रेज फ्रांसीसी दोनों भारतीय राज्यों में आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अब ये बताया गया कि न तो अंग्रेज और न तो फ्रांसीसी, ये दोनों लोग भारतीयों के बीच में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे। अंग्रेज अपने अलग रहेंगे, फ्रांसीसी अपना अलग रहेंगे, और भारतीय अपने अलग तरीके से अपने देश को कंट्रोल करेंगे। फ्रांसीसियों की हानि हुई और अंग्रेजों को लाभ हुआ। इससे पहले प्रथम कर्नाटक युद्ध में क्या हुआ था? फ्रांसीसी जीत गए थे। द्रुति में क्या हुआ? अंग्रेज जीते और अंग्रेजों की हानि हुई, और यहाँ फ्रांसीसियों की बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। अगले देखते हैं अगला क्या है टॉपिक। अगला है तृतीय कर्नाटक युद्ध। दो कर्नाटक युद्ध हो गए थे, तो ये तृतीय कर्नाटक युद्ध, जैसे आप लोग जानते ही हैं 3 कर्नाटक में 3 युद्ध हुए हैं। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध कब हुआ? 1758 से लेकर 1763 तक। और इसका कारण क्या था? 1758 से 1763 के बीच ये युद्ध जो लड़ा गया, इसका कारण था सप्तवर्षीय युद्ध से प्रभावित। तो सप्तवर्षीय युद्ध एक युद्ध था जो 7 वर्षों तक चला, जो कि यूरोप में हुआ था, और इसमें कई शक्तिशाली, स्पेशली कह सकते हैं सप्तवर्षीय युद्ध ब्रिटेन और फ्रांसीसियों के बीच हुआ था, जिसमें फ्रांस हार गए थे और ब्रिटेन विजयी हुए थे। और इसी के चलते यहाँ पे जो चीज़ फ्रांस और इंग्लैंड में होगी वो चीज़ भारत में होगी, क्योंकि 1700 के समय में या 1750 1740-45 में अंग्रेज और फ्रांसीसी, या इंग्लैंड के वासी और फ्रांसीसी दोनों लोग भारत में उपस्थित थे। तो जो उनके घर पे होगा वही वो लोग बाहर भी करेंगे। यही कंडीशन यहाँ पे बनी है। अब इसके परिणाम को देखते हैं क्या हुआ। सबसे पहले तो यहाँ पे हम देखते हैं इसमें संधि कौन सी हुई। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध में पेरिस की संधि हुई। सोच लो, युद्ध हो रहा है कर्नाटक में, संधि हो रही है पेरिस में। ये भी भारत का इतिहास रहा है। इसका परिणाम क्या हुआ? 1760 में वांडीवास के युद्ध में इंग्लिश कंपनी के फ्रांसीसियों को निर्णायक रूप से हरा दिया। तो इंग्लिश कंपनी ने 1760 में वांडीवास के युद्ध में इंग्लिश कंपनी ने फ्रांसीसियों को पराजित कर दिया, और पराजित ही नहीं किया, निर्णायक रूप से पराजित कर दिया। इसका मतलब बुरी तरह से पराजित कर दिया। फ्रांसीसी फिर खड़े होने लायक नहीं रह गए थे। तो फ्रेंड आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आप लोग से रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें,
जिससे हम आप लोग के लिए इसी तरह के और भी वीडियो लेके आ सकें। धन्यवाद।